नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर की, और बड़ी खबर है साइबर गुलाम से जुड़ी हुई। म्यांमार से रिहा कराकर लाए साइबर गुलाम से कई बड़े खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि अभी भी 500 से अधिक युवा म्यांमार के जंगलों में कैद हैं। जयपुर लाए गए युवकों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं और बताया यह जा रहा है कि युवाओं को जबरन मांस खिलाया जाता था। बात नहीं मानने में मेंढक की तरह उछलने की सजा दी जाती थी। कई दिनों तक भूखा रखा जाता था। कड़ी धूप में बिना हिले डुले एक ही स्थिति में घंटों खड़ा रखा जाता था। आपको बताते चले कि हाल ही में इंटरपोल की मदद से 31 युवाओं को जयपुर लाया गया है। इनमें अधिकतर लोग हैं झुंझुनू के, सीकर के, डीडवाना के और कुचामन के रहने वाले। जांच एजेंसियां अब उन दलालों की तलाश कर रही है जो पढ़े लिखे युवाओं को अच्छी सैलरी का झांसा देकर म्यांमार में ठगों के हवाले करते थे। नौकरी की लालच में युवा चले तो गए, लेकिन उन्हें वहां जंगलों में कैद किया गया। उनसे जबरन ठगी कराई गई और ठगी के एवज में इंसेंटिव भी देने का झांसा दिया जाता था। तो म्यांमार से 31 युवाओं को आखिरकार कैसे लाया गया और विदेश में नौकरी को लेकर लोगों को कैसे सतर्क रहना चाहिए, इस पर साइबर सेल के एसपी शांतनु कुमार से बातचीत की है सहयोगी वीरेंद्र ने। राजस्थान में युवाओं को रोजगार के सपने दिखाकर जो है विदेशों के अंदर ले जाया जाता है और फिर बाद में उन्हें साइबर गुलाम बनाकर जो है उन्हें प्रताड़ित किया जाता है और मजबूर किया जाता है उन युवाओं को साइबर ठगी के लिए। इसी पूरे मामले को लेकर हम बातचीत करेंगे। एसपी शांतनु सर हैं उनसे। सर, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान के जो शेखावाटी है इलाका, या फिर आप नागौर की या कुचामन की बात करें, उस एरिया में सबसे ज़्यादा युवा है इस चीज़ के शिकार हुए हैं। अभी वर्तमान में पिछले कुछ दिनों में थाईलैंड म्यांमार बॉर्डर से इंटरपोल के साथ समन्वय स्थापित कर एमएचए ने और एमईए ने करीबन 540 भारतीयों को वापस भारत लाने का एक ऑपरेशन चलाया था। उसमें विभिन्न राज्यों के काफ़ी सारे व्यक्ति थे जो विदेश में आईटी सेक्टर में या होटल इंडस्ट्री में या पर्यटन व्यवसाय में या रेस्टोरेंट में नौकरी करने के नाम पे जिनको कुछ एजेंट्स लेके गए थे और वहाँ पे इनके पासपोर्ट वगैरह दस्तावेज वगैरह छीन करके इनको बंधक बना करके और इनसे साइबर अपराध वगैरह कराया गया था वहाँ पे। तो ये काफ़ी खासकर जो साउथ ईस्ट कंट्रीज़ हैं, खासकर लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार बॉर्डर पर बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बना करके वहाँ पे ये काफ़ी संगठित अपराध के रूप में ये वहाँ पे चल रहा है। अब इस पर इंटरपोल की और यूरोपियन यूनियन की और भारतीय पुलिस की और जितने भी संबंधित देश हैं उनकी पुलिस की नज़र है और काफ़ी जॉइंट ऑपरेशन अभी वहाँ पे किए गए हैं। इस जॉइंट ऑपरेशन के अंदर 540 भारतीयों को वापस लाया गया। उसमें से 31 जो थे वो राजस्थान के निवासी थे। उनको सीबीआई के पास एक रजिस्टर्ड केस है, उसके अंतर्गत उनको पहले लॉट में 10 राजस्थानी आए, दूसरे लॉट में करीबन 24 जने, पहले लॉट में 7 आए, दूसरे लॉट में 24 आए, जिसमें 31 कुल राजस्थानी आए। लेकिन सर, एक सवाल है मेरा थोड़ा सा इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है कि सबसे ज़्यादा जो राजस्थान की अगर बात की जाए, क्योंकि कुचामन हो गया, डीडवाना हो गया, झुंझुनू, शेखावाटी के वो इलाके हैं जहाँ पे लोग पढ़े हुए काफ़ी ज़्यादा हैं, एजुकेटेड हैं, बट रोज़गार नहीं है। कहीं ना कहीं उन्हें रोज़गार के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है और इस तरीके के लोगों के चक्कर में वो फंस जाते हैं जो उन्हें सपने दिखाते हैं। क्योंकि इसमें कई ऐसे दलालों का भी नाम आया जो बाहर उनको अपने पैसों के आधार पे या फिर उनसे कुछ फीस वसूलते थे, फिर उन्हें बाहर भेजते थे जॉब के नाम पे। उनको लेके क्या कुछ कार्रवाई? देखिए, जो पढ़ा लिखा यहाँ पे जो युवा है उनके लिए रोज़गार यहाँ पर है, लेकिन जो विदेश जाने का जो और उसमें बहुत ही ज़्यादा तनख्वाह बता करके या बहुत ज़्यादा वेतन बता करके जो लालच जो गैर रजिस्टर्ड एजेंटों द्वारा इनको दिया जाता है, उसमें नहीं फंसना चाहिए। इसी संदर्भ में हमने पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम के यहाँ से एक एडवाइजरी भी हमने नवंबर-दिसंबर में जारी की थी, जिसमें हमने बाकायदा एमईए की रजिस्टर्ड लिंक्स वगैरह सारे दे रखे थे कि आप जो रजिस्टर्ड रोज़गार एजेंट्स हैं जिनकी सूची पूरी की पूरी एमईए की साइट पर अवेलेबल है, उनके थ्रू ही आप जो है रोज़गार वगैरह के लिए बाहर जाने का कार्यक्रम करें। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर, किस तरीके से आपने पूरा ये जो है प्लान किया कि जिससे क्या है कि इन तक पहुंचा जाए, पीड़ित तक, और पूरा सेफली उन्हें जो है अपने घर तक पहुंचाए?
इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रहा है रोल, वो तो एमएचए और एमईए का रहा है। उन्होंने ही एक छोटी सी इनपुट को पूरा डेवलप करके और विदेश से संपर्क करके वहाँ से भारतीय वायुसेना के विमानों द्वारा इनको लाया गया यहाँ पे। उससे भी बड़ी बात यह है कि सीबीआई ने जो एक वहाँ पे जो केस रजिस्टर कर रखा है, उसके अंतर्गत वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी करीबन 100 से ज़्यादा टीमें बना करके उन्होंने सब टीमों को सारे राज्यों के, भारत के सारे राज्यों से उन्होंने स्पेशल टीम पहले ही बुला ली थी और उनके साथ बैठ करके इनके साथ डीब्रीफिंग की, ताकि पता पड़ सके कि कौन कौन किस तरह से किस एजेंट के प्रलोभन में फंस करके वहाँ पर साइबर स्लेवरी का शिकार हुए हैं। अब भी अगर मैं इस पूरी सूची की बात करूं, क्योंकि आपने बताया कि 540, बाकी अगर इस तरीके का ऑपरेशन है तो राजस्थान के कुल कितने लोग अभी भी फंसे हुए हैं? अगर ऐसा ऐसा ये बिल्कुल इस तरह का कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन जो लोग हम वेरीफाई कर रहे हैं कि जो लोग होटल व्यवसाय या आईटी सेक्टर के हिसाब से गए और जो एक तय सीमा के बाद वापस नहीं आए, उनके बारे में हम वेरिफिकेशन जो है वो जिला पुलिस से करवा रहे हैं। तो वो जल्दी ही वो एक आंकड़ा भी आ जाएगा सामने। लेकिन ये बात सही है कि जो भी गैर रजिस्टर्ड एजेंट के थ्रू गए हैं वो जो है वो अनसेफ है, तो हम उन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और एडवाइजरी के तहत हम लोगों से भी अपील करते हैं कि अगर आपको विदेश में रोज़गार वगैरह का कोई मौका मिलता है तो आप रजिस्टर्ड एमईए द्वारा रजिस्टर्ड जो एजेंट हैं उनके थ्रू ही आप ये काम करें। लेकिन ऐसा कोई आंकड़ा या ऐसा कोई फिगर जो है वो देना संभव नहीं है। एक अंतिम सवाल है सर, अभी तक कोई ऐसे गैर रजिस्टर्ड जो इस पूरे जो कह सकते हैं कि जो इसमें लगे हुए थे अपराध के अंदर, साइबर अपराध में, जो यहाँ पे युवाओं को बरगला कर जो है विदेशों में भेजते थे, ऐसे किन के जो दलाल हैं उनको पकड़ा गया है? क्या कोई गिरफ्तारी हुई है, डिटेन हुए हैं? इसमें कुछ असूचना जनरेट हुई है जिसको और डेवलप किया जा रहा है, तो शीघ्र ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। और इसमें सीबीआई का और एनआईए का लीड रोल है, हम भी उनको सपोर्ट करेंगे, इसमें इनपुट का शेयरिंग कर रहे हैं। ये थे शांतनु सर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से राजस्थान के जो 31 युवा यहाँ पर वापस जो विदेशों से जो साइबर ठगों की जो कह सकते हैं कि गुलामी से उन्हें निजात दिलाकर वापस अपने वतन लेकर आए हैं, अपने लोगों के बीच में, अपने परिवार के बीच में वापस पहुंचाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो राजस्थान पुलिस और जो नेशनल जांच एजेंसियां हैं उनके द्वारा भी यही अपील की जा रही है कि अगर आपको विदेश में या फिर किसी भी जो कैसे क्षेत्र में जाना है नौकरी के पर्पज से, तो आप वेरीफाई यानी रजिस्टर्ड जो लोग रहते हैं उन्हीं के माध्यम से जाइए, जिससे क्या है कि आप इस तरीके की ठगी का शिकार ना हो। जयपुर से पुष्पेंद्र तिवारी के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। तो म्यांमार से जिन साइबर गुलामों को लाया गया था उनमें झुंझुनू के भी थे। सहयोगी ने ऐसे ही कुछ युवकों से म्यांमार की पूरी दास्तां जानने की कोशिश की है। नहीं, मैं यहाँ से म्यांमार गूगल के थ्रू टेलीग्राम कनेक्ट होके वहाँ से कांटेक्ट हुआ और उसमें कुछ इंटरव्यू वगैरह कुछ प्रोसेस के थ्रू गया मैं यहाँ से जयपुर से मुंबई, मुंबई से बैंकॉक। वहाँ से बाई कार को लेने आया जो चाइनीज़ पर्सन था, उसने म्यांमार बॉर्डर क्रॉस करवाया और कोई के फॉर सीजी सिटी में पड़ता है पार्क, वहाँ पे काम के लिए फोर्स किया गया। यहाँ से मैं लगभग 4.5 महीने बाद इंडिया आया हूँ वापस। हाँ, बहुत सारे इंडियन थे, अभी तो शायद 526 बनते थे हम यहाँ से निकल के आए हैं। अभी मुझे लगता है कोई 10 से या 5% लोग रहे हो बचे होंगे वहाँ पे। और काम तो था ऑनलाइन का, चैटिंग का, जिससे लोगों के पास मैसेज किया जाता है कि उनके बारे में। कुछ यूरोपियन कंट्री को टारगेट किया गया, अमेरिकन कंट्री को टारगेट किया गया, उन्हें मैसेज भेजा गया फेसबुक के जरिए। एज ए फीमेल हमें प्रेटेंड करना पड़ता था कि हम एक फीमेल बात कर रहे हैं, उनसे उनका एड्रेस, उनका नाम पता जानना जरूरी था। उसके बाद फोन फॉरवर्ड करना पड़ता है, जिसके आगे की जो प्रोसेस है वो ताइवानी या चाइनीज पीपल करते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसा हमें जाते डराया गया था, पर कुछ चाइनीज कंपनियों द्वारा ये सब किया जा रहा था। हम गए थे अब यहाँ से बेंगलोर से बैंकॉक गए थे थाईलैंड के लिए, जो कि खुद काम के लिए गए थे। हम खुद अपना कमाने के लिए पैसा होटल काम के लिए बताया गया था। हम खुद ऑनलाइन सर्च मार के जॉब पे गए थे, ऑनलाइन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो आ जाने के बाद एक थर्ड पर्सन ही हमारे पास जो लेने के लिए आया था, जो लेने के बाद में हमको क्या डाइवर्ट कर दिया गलत जगह पर। और गलत जगह डाइवर्ट करने के बाद हम वहाँ पर बोल भी सकते थे, क्योंकि वो जगह ऐसी थी जहाँ पे कोई ना सुनने वाला था और नहीं को बोल सकते थे, क्योंकि उनके पास तो पूरा सिस्टम था। और जिससे हम गए तो उन्होंने रास्ते में खाना वाना हमको खिलाया। उसके बाद हमको
दूर दूर तक काफ़ी लंबा समय तक ले गए, हमको जहाँ बोल नहीं सकते थे, रात ज़्यादा काफ़ी हो गई थी, पहाड़ी इलाका था जहाँ से हम बोल नहीं सकते थे। हमने ऑब्जेक्शन भी किया मगर उन्होंने सुनवाई नहीं की। और फिर उनके आगे उनके लोग थे तो वहाँ पे हमें ज़्यादा डर लगने लगा कि अब क्या करें, अब तो ऑप्शन ही नहीं बोलने का। तो उन्होंने हमको कोई कंपनी में भेज दिया जहाँ पे ये काम हमको बिठा दिया करता था, और हमको बैठे बैठे यहाँ पे बोलते थे ये काम मत करो, हम मना करते थे हम नहीं करेंगे। अब आपको डिडवाना के उन युवकों से मिलवाते हैं जो झांसे में आकर साइबर गुलाम बन गए थे। देखिए राजस्थान के विभिन्न जिलों से विशेष तौर से जो डीडवाना कुचामन है, यहाँ से काफी लोग विदेशों में अपना धंधा करते हैं, मजदूरी करते हैं। इसी के तहत कुछ लोग यहाँ से म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस इत्यादि देशों में गए थे। वहाँ पे भारत सरकार द्वारा करीबन पूरे जो कंट्री है उसमें करीबन 540 लोगों को वापिस लाया गया है। म्यांमार, थाईलैंड और अन्य देशों में राजस्थान के कई युवाओं को भेजा गया था, जहां उनके साथ साइबर गुलाम की तरह व्यवहार किया गया और उनसे साइबर फ्रॉड करवाया गया। उनमें डीडवाना जिले के 8 युवक भी शामिल थे। इन युवकों को भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा रेस्क्यू किया गया और उन्हें वापस लाया गया। हमारे साथ ऐसे ही एक युवक मौजूद है जिनके साथ इस तरह का क्राइम हुआ है और उन्हें वहां बंधक बना लिया गया था और उनके साथ कई तरह की जो साइबर क्राइम है वो गतिविधियों को अंजाम दिया गया। हम इनसे बात करते हैं। आप कब गए थे, किस तरह से हुआ था पूरा घटना? मैं 5 फरवरी को गया था यहाँ से और ये बैंकॉक पहुंचा था। बैंकॉक में उन्होंने गाड़ी भेजी। गाड़ी भेजने के बाद उन्होंने कहा एक रात आप रेस्ट करो। तो बैंकॉक में बन गए, एक रात वहाँ बैंकॉक में रखा। फिर उन्होंने बोला कंपनी यहाँ से बॉर्डर के पास है, मैशोट नाम करके कोई शहर है बैंकॉक में, थाईलैंड में। तो उन्होंने फिर वहाँ से टिकट करवाई बैंकॉक से। बैंकॉक से हम पहुंचे मैशोट। मैशोट से उन्होंने कहा कि बॉर्डर के पास है, गाड़ी में लेके गए। फिर उन्होंने हमें जबरदस्ती रिवर क्रॉस करवा दी। रिवर क्रॉस करवाने के बाद पहाड़ों के अंदर कंपाउंड बने हुए हैं, चाइनीज के स्कैम सेंटर चलते हैं। तो वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बीजेपी की फोर्स होती है, वो चाइनीज उनको पैसा देते हैं तो वो उनके हिसाब से ही चलती है। उनकी पर्सनल सिक्योरिटी रहती है, पर्सनल। उसके बाद वो ये आर्मी की रहती है। तो वहां से बाहर नहीं निकल सकते आप कैसे भी करके। और काम के रिगार्डिंग वो कहते हैं कि भाई तुम महीना भर तुमको पहले बताएंगे, फिर महीने भर बाद में आपको टारगेट मिलता है कि इतने का आपको फ्रॉड करना ही करना है। अगर फ्रॉड नहीं करोगे आपको टॉर्चर किया जाएगा, 18 घंटे आपसे काम करवाएंगे, खाना नहीं दिया जाएगा, आइसोलेट कर देंगे। तो आपके साथ भी इस तरह की हुई घटना? नहीं, मेरे साथ नहीं हुई। मैं तो जाते ही 7 तारीख को वहाँ उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करवाया था और फिर मेल वेल किए एम्बेसी में। तो मेल करने पहले ही लोगों के मेल बहुत से आ रखे थे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ से हमें रेस्क्यू करवा लिया। मतलब 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक रहा था मैं। 14 को रेस्क्यू हो गई तो फिर 25 दिन वहाँ पे डिटेंशन में रखे थे। फिर 10 तारीख 11 तारीख को आ गए थे इधर। तो यहाँ तक पहुंचने का जो पूरा प्रोसेस था, किस तरह से इस मामले का खुलासा हुआ और यहाँ कैसे पहुंचा? यहाँ तो इंडियन एम्बेसी में मेल किए थे। काफी यहाँ के इंडिया के काफी लोग हैं जो वहाँ फंसे हुए हैं। तो उन्होंने वो अभी से नहीं, लंबे टाइम से मेल कर रहे हैं। तो अभी इंडियन गवर्नमेंट ने अभी एक्शन लिया था। तो एक्शन लेने के बाद थाईलैंड पे प्रेशर बनाया था। तो थाईलैंड गवर्नमेंट ने म्यांमार गवर्नमेंट मिलिट्री के साथ मिलकर ये ऑपरेशन चलाया था। तो मिलिट्री आती है, जिन बंदों को काम करना होता है वो तो वहीं रुक जाते हैं, उनको पूछती है मिलिट्री, जबरदस्ती नहीं लेके जाती। स्कैम सेंटर में मिलिट्री आएगी, पूछेगी आपको काम करना है नहीं करना है। अगर नहीं करना है तो आपको वापस भेज देंगे, करना है तो आप रुक सकते हो वहाँ पे। ये स्कैम जो चलता था, ये स्कैम केवल उन्हीं देशों में सीमित था या उसका दायरा बड़ा था, या इंडिया में भी उसका कुछ असर होता था क्राइम का? इंडिया में तो है कि भाई आदमी जैसे हम खाना पीना टॉर्चर वॉर्चर नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये ज्यादातर चलता है म्यांमार में, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। अभी म्यांमार में ज्यादा है। कंबोडिया शिफ्ट होके सारे म्यांमार में शिफ्ट हो गए हैं। वो बॉर्डर के एरिया में है जहाँ पे लॉलेस है, कानून नहीं है कोई भी। मिलिट्री है, अलग अलग टाइप की चाइनीज पैसा देते हैं उनको, मिलिट्री प्रोटेक्ट करती है चाइनीज को।